Hello students, welcome to my channel Academic Seed. I am going to solve question number 1 of the chapter Arithmetic Progression. This is the part 3 of the exercise 5.1. Question is the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Students, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की सीरीज होती है। नंबर्स की क्या होती है? सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिन नंबर की सीरीज में डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सभी नंबर्स को आप देखिए ये सीरीज में आ रहे हैं। सीरीज में कैसे आ रहे हैं? वन आफ्टर दी अदर, यानी कि 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5। इन सभी नंबर्स को आप सीरीज में आ रहे हैं। और सीरीज में कैसे आ रहे हैं? 1 + 1 = 2 के फॉर्म में, 2 + 1 = 3 के फॉर्म में। यानी कि हम हर नंबर के लास्ट में क्या कर रहे हैं? 1 को ऐड कर रहे हैं, तब हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 3 के साथ अगर हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? हमें 4 मिल रहा है। 4 के साथ अगर हम 1 को ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो ये नंबर्स की सीरीज जो है आपके पास, ये नंबर्स की सीरीज कैसी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ये, क्योंकि इन सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1 and 5 - 4 = 1. That means the common difference between the number of series is equal to 1. 1, 2, 3, 4 and 5 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है? 1 का आ रहा है। 1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उन नंबर्स की सीरीज में क्या कर रहे हैं? 1 को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर को लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 1 को ऐड कर रहे हैं। इसलिए हम इस नंबर की सीरीज को क्या कह रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट के साथ। आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्लियर है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि जो कॉस्ट है एक गड्ढा खोदने के लिए वो क्या है? 1 मीटर के लिए कितनी है? फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए कितनी है? 150 रुपीज। ये सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट है। जो आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन का, ये उसी से मिलता जुलता पार्ट है। जस्ट आपको डिफरेंस किसका मिलेगा? नंबर्स का। देखिए फर्स्ट मीटर के लिए, यानी कि जो फर्स्ट मीटर है यानी कि 1 मीटर के लिए उसको कितना रुपीस देना पड़ रहा है? 150 रुपीज। फॉर द फर्स्ट मीटर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल इज रुपीज 150 एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि 1 मीटर के लिए तो 150 रुपीज दे रहा है, लेकिन अगर उसको 1 मीटर से एक्स्ट्रा अगर खुदाई करनी है, यानी कि 1 + 1 उसको अगर खुदाई करनी है, 1 मीटर तो वो रुपीज 150 दे रहा है जो कि उसको करनी ही करनी है, और अगर उसके अलावा उसको 1 मीटर और खुदाई करनी है जो कि इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 मीटर्स। तो फर्स्ट मीटर के लिए तो रुपीज 150 दे रहा है, और सेकंड मीटर के लिए यानी कि जो 1 से जो एक्स्ट्रा मीटर वो खुदाई करेगा उसके लिए वो कितना देगा? रुपीज 50 देगा। तो 150 के साथ आप क्या ऐड कर लेंगे? 50 रुपीज को ऐड कर लेंगे, जो कि आपके इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? रुपीज 200 आ जाएगा। 150 + 50 विल बी इक्वल टू रुपीज 200। यानी कि 1 मीटर के लिए वो 150 रुपीज देगा गड्ढा खोदने के लिए, और 2 मीटर के लिए वो कितना देगा? 200 रुपीज देगा। क्लियर? डिगिंग का मीनिंग क्या है? खोदना। खोदना किसको? वेल को खोदना। वेल क्या है? कुआं। कुआं खोदने के लिए वो 1 मीटर के लिए कितने रुपीज देगा? 150। और अगर उसको 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदना है, यानी कि 1 + 1 मीटर उसको खोदना है, तो उसको कितना देना पड़ेगा? 200 रुपीज देना पड़ेगा। 1 मीटर के लिए तो 150 देगा, और एक्स्ट्रा जो 1 मीटर खोद रहा है उसके लिए कितना रुपीज देगा? 50 रुपीज देगा। So that's why when you will add 150 + 50 that will be equal to rupees 200. अब अगर उसको मान लीजिए 1 मीटर और एक्स्ट्रा खोदना है, यानी कि 1 + 1 प्लस एडिशनल 1 मीटर, then it will be equal to how much meters? 3 meters.
3 मीटर्स के लिए वो कितना रुपीस देगा, फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीस देगा एज इट इज, और एडिशनल जो उसने 2 मीटर्स खुदाई की उसके लिए ₹50 प्लस ₹50 देगा, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच रुपीस, 250। अब वो जो एक्स्ट्रा 1 मीटर वो खुदाई कर रहा है उसके लिए उसको कितना रुपीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 50 रुपीस। दैट्स वाई इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, रुपीस 250। सिमिलरली अब मान लीजिए वो 4 मीटर्स खुदाई कर रहा है, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी इक्वल टू 4 मीटर्स। अब 4 मीटर्स के लिए वो कितने रुपीस देगा, 150 तो उसको स्टार्टिंग में पे करना ही करना है, और एडिशनल के लिए वो कितना पे करेगा, 50 + 50 + 50। एडिशनल कितने रुपीस उसको पे करने पड़ेंगे, कितने पे करने पड़ेंगे उसको, 50 रुपीस। क्लियर, 50 रुपीस। तो अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 300 के इक्वल। अब आपके पास जो सीरीज बन के आई है स्टूडेंट्स, वो क्या आएगी, सीरीज जो आपके पास बन के आएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो आपके पास बनकर आ रही है 150, 200, 250, 300। 150 आपके लिए 1 मीटर के लिए है, 200 जो है आपके पास वो 2 मीटर्स के लिए है, 250 आपके लिए 3 मीटर्स के लिए, और 300 किसके लिए, 4 मीटर्स के लिए। क्लियर, आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो 150 आपके पास ये फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी कि A1। A2 जो आपके पास सेकंड टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या है, 200। थर्ड टर्म जो है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की A3, वो क्या है, 250। और फोर्थ टर्म जो है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या है, 300। स्टूडेंट्स अगर आपके पास A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू आ गई तो आप क्या निकालेंगे, अब कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपके पास, D1 विच विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, 200, फर्स्ट टर्म क्या है, 150, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 50। सिमिलरली आप डिफरेंस 2 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 2 निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, A3 माइनस A2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3, 250, and what is the value of A2, 200, so it will be equal to 50। अब आप कॉमन डिफरेंस 3 निकालेंगे, यानी कि A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है, 300, माइनस A3 की वैल्यू क्या है, 250, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 50। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। D1 की वैल्यू 50 है, D2 की वैल्यू भी 50 आ रही है, D3 की वैल्यू भी 50 आ रही है। That means D1 is equal to D2 is equal to D3. That means 50 is equal to 50, which is equal to 50. The common difference between the arithmetic progression is same. Common difference क्या आ रहा है, same आ रहा है। So you will write it over here as the common difference between the arithmetic progression series is same. Therefore, the arithmetic progression series is valid. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या है, वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज के बीच में, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 50। आई होप आपको थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ये सिमिलर था आपका पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन to the fourth part of the question number 1, which is the last part of the question number 1। ये आपसे कह रहा है the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपके पास, अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड। हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड, 10,000। 10,000 रुपीज उसने क्या किया, डिपॉजिट किया है। अमाउंट डिपॉजिट का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया है वो कितना है, 10,000 रुपीज। इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। 8% पर एनम का क्या मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। और वो कैसे करेंगे,
फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1 ईयर, यानी कि हर एक साल के लिए निकालेंगे आप। और हर एक साल के लिए आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स बताइए। सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। क्लियर। ए क्या है आपके पास, अमाउंट जो आपको निकालना है, पी क्या आपके पास, प्रिंसिपल जो कि आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, आर क्या आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन क्या आपके पास, एन इज दी टाइम। टाइम को आप क्या लेट कर रहे हो, एन लेट कर रहे हो। देखिए ब्रैकेट में मैंने एन लिख लिया है टी के आगे। अब स्टूडेंट्स अमाउंट को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या है आपके पास 10,000, 1 प्लस आर क्या है आपके पास 8 अपॉन 100, टाइम पीरियड क्या है आपके पास 1। स्टूडेंट्स 10,000 को आप एज इट इज रहने दीजिए। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 108 अपॉन 100 आ जाएगी, और रेज टू द पावर 1, क्योंकि हम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। आफ्टर एवरी ईयर कह रहा है, यानी कि हम एक एक साल के लिए निकालेंगे वैल्यू को। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब आप वैल्यू को निकालेंगे तो कैंसिल आउट करने पे 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 108 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास अमाउंट की, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए 10800। सो दिस इज द अमाउंट विच ही हैज टू पे फॉर द फर्स्ट ईयर। क्लियर। ये वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए पे कर रहा है। ये उसने फर्स्ट ईयर के लिए पे किया कितना अमाउंट, 10800। अब आप सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे स्टूडेंट्स अब आप, यानी कि अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। ये कौन सी ईयर का अमाउंट आ गया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, यानी कि पहले साल में उसको अमाउंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट के बाद 10,800, यानी कि 10,800 उसको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। 10,000 जमा करने के बाद जब उसको 8% पर एनम का क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल के लिए, तो उसको एक साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, 10,800 रुपीज मिलेंगे। ये इसका मतलब है। क्लियर। आफ्टर 1 ईयर the person will get rupees 10,800 when he will deposit 10,000 in a bank at the rate of 8% per annum. Clear? ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया स्टूडेंट्स आपके पास। दिस इज द A1, ये A1 है आपके पास। अब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे अमाउंट, यानी कि A2। A2 क्या है आपके पास, A2 इज द सेकेंड ईयर अमाउंट। ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है। A2 क्या आपके पास, सेकेंड ईयर का अमाउंट। और सेकेंड ईयर का अमाउंट जो होगा आपके पास, उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा आपके पास, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू A1 विच इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, 10,800। यानी कि जो आपके पास प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए वो क्या हो जाएगा, अमाउंट है जो आपके पास कौन सा, फर्स्ट ईयर का। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा 8%, और टाइम क्या आपके पास 1 ईयर, क्योंकि एक साल के लिए तो पूछ रहा है वो आपके लिए, एक साल के लिए तो पूछ रहा है आपसे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर एवरी ईयर कह रहा है वो, यानी कि एक साल के लिए आपने 10,800 निकाला, अब सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर। सेकेंड ईयर के लिए आप कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करके, यानी कि A2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, टाइम है, कंफ्यूज नहीं होना है। एन क्या है आपके पास, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितने का है, 1 ईयर का। अब आप A2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को प्लेस करेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा आपके पास, 10,800। 10,800 क्या आपके पास प्रिंसिपल है। 1 प्लस आर क्या है आपके पास, 8 अपॉन 100, और ईयर क्या है 1 ईयर, एक साल के लिए निकालना है क्योंकि हमें। स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। A2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10,800 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 108 के साथ, तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, नाउ जीरोस डबल कैंसिल आउट, 108 आएगा। अब आप ऐड कीजिए इसको, 4 6 16, इट विल बिकम 11,664। क्या वैल्यू आ गई A2 की, 11,664।
क्लियर? आप चाहें तो थर्ड ईयर के लिए भी निकाल सकते हैं वैल्यू। थर्ड ईयर के लिए कैसे निकालेंगे आप? जो आपके पास अमाउंट आया है A2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रिंसिपल के इक्वल। क्लियर? अब आप क्या निकालने जा रहे हो? A3 11,664 विल बी द प्रिंसिपल। क्लियर? अब आप क्या निकालने जा रहे हो? A3 को निकालने जा रहे हो। नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A3. A3 is equal to how much? What is the value of A3? A3 is the amount for the third year. A3 किसके लिए अमाउंट है? थर्ड ईयर के लिए अमाउंट है स्टूडेंट्स। ये आपने A2 जो निकालना है, ये कौन सी ईयर के लिए था? सेकंड ईयर के लिए था अमाउंट। A2 जो था आपके पास, A2 की वैल्यू जो आपके पास आई है 11,664, ये किसका अमाउंट है? सेकंड ईयर का अमाउंट है। यानी कि सेकंड ईयर में उसको कितने पैसे मिलेंगे? 11,664। अब जो आपके पास सेकंड ईयर का अमाउंट है, ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। क्लियर? सेकंड ईयर का अमाउंट जो 11,664 है, ये प्रिंसिपल बन गया किसके लिए? थर्ड ईयर के लिए। और थर्ड ईयर के लिए आप कैसे निकालेंगे वैल्यू को? A3 will be equal to principal. Similarly, 1 plus R upon 100 multiply by n. A3 will be equal to 11,664 multiply by 108 divide by 100, और ईयर आपका सेम रहेगा यानी कि एक साल के लिए, तो हम रेज टू द पावर 1 लिखेंगे इसको। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 11,664 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 108 के साथ। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51 5, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53। Here 8 1 जा 8, add 8 plus 5 will be 13, 8 plus 1 will be 9. Now zeros, कितनी zeros लगेगी? 1 2 3 4 5 zeros लग जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। नाउ यू विल प्लेस 4 6 6 1 1, ऐड कीजिए अब 2 1, 4 plus 3 will be 7, 6 plus 3 will be 9, 9 plus 6 will be 15, 1 plus 1 will be 2 1। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 5 9 7 1 2, और 2 जीरो है आपके पास डिनोमिनेटर में, तो आप पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर? 12,597 रुपीज, ये आपके पास क्या आ गया? अमाउंट थर्ड ईयर के लिए। स्टूडेंट्स, अब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को लिखेंगे यहाँ पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होगी आपके पास? जो आपने अमाउंट निकाला है, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास क्या अमाउंट था? प्रिंसिपल अमाउंट क्या था आपके पास? 10,000। 10,000 के बाद आपके पास कितना अमाउंट आया? A1। फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या था आपके पास स्टूडेंट्स? 10,800, वो लिखेंगे आप 10,800, 10,800। अब उसके बाद आपने जो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकाला वो क्या था? 11,664, 11,664, 11,664। और आपने जो थर्ड ईयर के लिए अमाउंट निकाला वो क्या है आपके पास? 12,597.12। क्लियर? सो दिस इज द अमाउंट विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट। 10,000 क्या आपके पास? A1 की वैल्यू है, और 10,800 क्या आपके पास? A2 की वैल्यू है। 11,664 क्या आपके पास? A3 की वैल्यू, और A4 की वैल्यू क्या आपके पास? 12,597 रुपीज। क्लियर? 12,957 रुपीज .12। ये आपके पास स्टूडेंट्स प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000। उसके बाद आपने हर एक साल के लिए अमाउंट निकाला, और अमाउंट कैसे निकाला आपने? 10,000 को प्रिंसिपल अमाउंट मानकर, और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट नंबर्स आए, इनको क्या माना आपने? प्रिंसिपल अमाउंट प्रोसीडिंग ईयर्स के लिए। अब आप क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर सीरीज आपके पास आई है अमाउंट के फॉर्म में, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आप कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, यानी कि D1 is equal to A2 minus A1. What is the value of A2? A2 is 10,800 minus 10,000, which will be equal to 800. Clear? Now D2 की वैल्यू आप निकालेंगे A3 minus A2 को करके। A3 क्या आपके पास? 11,664 minus 10,800,
which will be equal to how much? 646. Now 16 minus 8 will be 864. तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 864 आ गई D3 की वैल्यू। अब आपको यहीं से क्लियर हो गया है कि D1 की वैल्यू डिफरेंट है और D2 की वैल्यू भी डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। D1 की अलग आ रही है और D2 की अलग आ रही है, तो D3 की भी क्या आएगी? अलग आएगी। D3 क्या होगा? A4 माइनस A3। A4 क्या है आपके पास? 12,597.12। दिस इज कॉमा, ये कॉमा है यहाँ पे, क्लियर? माइनस 11,664। तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? बताइए सब्ट्रैक्ट करके। 0.12 को तो आप एज इट इज रहने दोगे। 7 minus 4 will be 3. Here 9 minus 6 will be 3. Now 5 minus 6 will be how much? 9. Clear? 933.12 आपके पास वैल्यू आ गई है D3 की। अब आप यहाँ पे लिखोगे D1 is not equal to D2 and D2 is not equal to D3. Why they are not equal? Because they are having the difference which is not same. D1 की वैल्यू आपके पास 800 आई है, जो कि इक्वल नहीं है किसके? D2 के वैल्यू के। D2 की वैल्यू क्या है? 864। और D2 की वैल्यू आपकी D3 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि D3 की वैल्यू क्या है? 933.12। That means the common difference between the arithmetic progression is not same. What you will quote? You will quote it over here as the common difference between the AP series is not same. Therefore, the arithmetic progression is not valid. Therefore, the AP arithmetic progression series is not valid. I hope आपको लास्ट पार्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 का। फोर्थ पार्ट में आपको क्या था स्टूडेंट्स? कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? आपको गिवन था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने फॉर्मूले से यूज करके, या आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ए क्या है आपके पास? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n। और n क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ ईयर्स। n इज द नंबर ऑफ ईयर्स और द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितने का था? 1 ईयर का था। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at compound interest 8% per annum। यानी कि पर एनम का मीनिंग क्या है? 1 ईयर। पर एनम का मीनिंग क्या होता है? 1 ईयर। 8% का मीनिंग है कि एक साल के लिए वो क्या कर रहा है? 8% को इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक क्या दे रहा है? 8% का इंटरेस्ट दे रहा है एक साल के लिए। पर एनम का मीनिंग क्या है? 1 ईयर। बैंक इज गिविंग एन इंटरेस्ट ऑफ 8% फॉर 1 ईयर एंड अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग रुपीज 10,000। एक आदमी ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, उसको 8% क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आपको बताना था अमाउंट क्या होगा जो उसको एक साल बाद मिलेगा। तो एक साल बाद उसको क्या मिला? 10,800 रुपीज। क्लियर? अब 10,800 रुपीज तो उसको मिल गया फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट उसको मिला, पैसा मिला, वो उसने दोबारा बैंक में जमा कर दिया। 10,800 रुपीज उसने दोबारा बैंक में जमा कर दिया। तो सेकेंड ईयर में उसको क्या इंटरेस्ट मिला? सेकेंड ईयर के बाद उसको क्या इंटरेस्ट मिला? 11,664। क्लियर? दूसरे साल में उसको क्या इंटरेस्ट मिला? दूसरे साल के बाद 11,664। अब जो उसको पैसा मिला दूसरे साल बाद, सेकेंड ईयर के बाद जो उसको पैसा मिला, वो उसने क्या कर दिया? दोबारा से बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 11,664 को उसने क्या किया? बैंक से लिया सेकेंड ईयर के बाद, क्लियर, 2 साल बाद, और दोबारा उसने बैंक में जमा कर दिया उस पैसे को। और पैसे को अगर उसने जमा कर दिया तो प्रिंसिपल क्या बन गया आपके लिए? थर्ड ईयर के लिए 11,664। ये आपके लिए क्या बन गया? प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। इस प्रिंसिपल अमाउंट को उसने क्या किया स्टूडेंट्स? थर्ड ईयर के लिए जब जमा किया तो उसके पास क्या मिला उसको? थर्ड ईयर के 3 साल बाद क्या मिला उसको? 3 साल बाद उसको क्या अमाउंट मिला? 12,597 रुपीज। क्या अमाउंट मिला उसे? 12,597 रुपीज। तो ये आपके पास क्या बन गई? सीरीज बन गई। प्रिंसिपल अमाउंट उसने 10,000 रुपीज का जमा किया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की।
सो A1 इज इक्वल टू 10,000 और जो सेकेंड ईयर के लिए आपके पास अमाउंट आया था 10,800 वो क्या बन गई, सेकेंड टर्म बन गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की। थर्ड ईयर के लिए जो उसको अमाउंट मिला, क्लियर, थर्ड ईयर के लिए जो उसको अमाउंट मिला आफ्टर द थर्ड ईयर 11,664 रुपीज उसको मिले, क्लियर, इंटरेस्ट के साथ भी और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ भी। तो ये आपके पास क्या बन गया, थर्ड टर्म बन गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की। और जो लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर के बाद जो उसको अमाउंट मिला, यानी कि थर्ड ईयर के बाद जो उसको अमाउंट मिला फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, वो क्या मिला उसको 12,597 रुपीज। सो दैट्स वाई A4 इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12,597 रुपीज, क्लियर। यानी कि जो अमाउंट है उसको मिल रहा है थर्ड ईयर पे, वो क्या हो गया, फोर्थ ईयर का अब क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। जो A3 है ना आपके पास, A3 जो उसको थर्ड ईयर के लास्ट में मिल रहा है, थर्ड ईयर के लास्ट में उसको क्या अमाउंट मिल रहा है, 12,597 रुपीज। ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा फोर्थ ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा आपके पास, जो अमाउंट है उसको मिला है थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर में जो उसको अमाउंट मिला है ना, वो फोर्थ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सिमिलरली आपने उसके बाद क्या किया, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस आपने देखा कि सेम नहीं आ रहा है, दैट्स वाई द सीरीज is not having a common difference, that's why the arithmetic progression series is not valid. I hope आपको फोर्थ पार्ट भी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 का। In the next video I will solve the question number 2. In case you have any doubt, you can ask me in the comment section, students. Thank you.